हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 10 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसके सभी 150 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। खासकर जो जीके के प्रश्न हैं उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा अगर आप बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इंटर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या सीजीएल का, ये दोनों में आपको फ़ायदा करेगा। एक तो आपको पैटर्न की जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार के पैटर्न यहाँ पे हैं। दूसरा, जो ग्रेजुएशन का लेवल है वो भी आपको पता चल जाएगा कि बिहार एसएससी के द्वारा कहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस चीज़ की भी जानकारी आपको यहाँ पे हो जाएगी। साथ ही हर एक प्रश्न का जो है वो अच्छे से यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके पहले हम लोगों ने कुछ और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप जैसे स्टडी सेल्टर चैनल पे जाओगे, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जो है आपको बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप पूरे प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 29 जनवरी 2017 का ये पेपर है। उसके अलावा जो सीजीएल का सेकेंड सीजीएल का मेंस का पेपर है वो डिस्कस कराया हुआ है। 5 फरवरी 2017 का जो पेपर हुआ था इंटर लेवल का वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और 8 दिसंबर 2018 का जो पेपर है वो भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आप इन सभी को जो है देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर का ये 5वां सेट है जो कि बिहार एसएससी का है। अब आइए आज के प्रश्नों को जो है हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। बिहार के लिंगानुपात के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। देखो, जनगणना से रिलेटेड आपको जो है लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार के लगभग हर एग्जाम में जो है आपको जनगणना से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिख जाएंगे। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है बिहार का लिंगानुपात। तो बिहार का लिंगानुपात जो है वो आपका कितना है, 918 है। ठीक है, 918 जो है वो आपका बिहार का लिंगानुपात है। वहीं अगर बात करेंगे तो बिहार का जो है सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका गोपालगंज है। गोपालगंज जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो है लिंगानुपात देखने को मिलेगा। वहीं अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो उसमें आपको जो है मुंगेर का स्थान आएगा। मुंगेर जिला जो है वो आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। मुंगेर, भागलपुर, ये सारे जो ज़िले हैं वहाँ पे लिंगानुपात आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें लिंगानुपात होता क्या है, तो लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 की संख्या में, ठीक है, 1000 कुल संख्या में जो है 1000 पुरुषों की संख्या पे महिलाओं का क्या रेशियो है, वहीं आपका जो है लिंगानुपात है। तो बिहार में कितना है, तो बिहार में आपका 918 महिलाएँ हैं 1000 पुरुषों के तुलना में। ठीक, वहीं अगर बात करें शिशु लिंगानुपात की तो दो चीज़ें होता है, एक आपका होता है लिंगानुपात, एक होता है शिशु लिंगानुपात। तो जो शिशु लिंगानुपात है वो आपका बिहार में है 935। कितना है, 935 आपका बिहार में शिशु लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात जो है वो काउंट किया जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चे को जो है उसमें काउंट किया जाता है शिशु लिंगानुपात में। वहीं अगर बात करें भारत के लिंगानुपात की तो भारत में जो लिंगानुपात है वो मतलब नेशनल लेवल पे अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो आपको 943 लिंगानुपात देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपको केरल मिल जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा जो है आपको लिंगानुपात देखने को मिलता है। वहीं हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला आपका राज्य है। ठीक है, तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात और केरल जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला आपका राज्य है। और भारत का 943, बिहार का 918 है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निर्मला वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं जिस पुस्तक के लिए यह प्राइज दिया गया था वह पुस्तक थी चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा, इस पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह प्राइज पाने वाले ये पहले हिंदी साहित्य के कलाकार थे या लेखक थे। वहीं अगर बात करें कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरुप को। जी शंकर कुरुप, इन्हें जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था 1965 में। और ये जो है मलयालम भाषा के लेखक थे। मलयालम
भाषा के ये लेखक थे जी शंकर क्रोप। इसके अलावा जो सेकेंड आप अगर देखोगे तो सेकेंड हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो आपका दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। किन्हें? रामधारी सिंह दिनकर को। और इन्हें कब दिया गया था? तो 1972 को दिया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर का संबंध कहाँ से? तो इनका संबंध जो है वो आपका बिहार से है। बिहार में भी अगर आप प्रॉपर जाओगे तो इनका संबंध जो है वो बेगूसराय जिले से है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि किसी वर्ष में 20 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। देखो रीजनिंग वाले में क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ये कैलेंडर के प्रश्न को बनाना है। 26 अगस्त क्या है? आपका बुधवार है। एक सप्ताह में आपका 7 दिन होता है और महीने में 31 दिन। अगस्त की अगर खासकर देखो 30-31 दिन होता है। अगस्त में कितना होता है? 31 दिन। और अगस्त जो है आपका ये 26 अगस्त क्या है? बुधवार है। अगर इसमें आप 5 ऐड करोगे 26 में, ठीक है, 26 में अगर 5 आप ऐड करोगे तो 26 और 5 31। 31 तारीख जो है 31 अगस्त वो आपका सोमवार होगा। और हमको मालूम है कि महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में 31 दिन होते हैं और सप्ताह में 7 दिन। अब इसी में से अगर आप घटाते जाओगे 31 में से अगर 31 क्या था? मंडे था। अब इसमें अगर 7 दिन घटाओगे तो फिर आपको मंडे रिपीट होगा। फिर अगर 7 घटाओगे तो फिर आपका जो है मंडे रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मंडे ऐसे हो गया। फिर एक और आप घटाओगे 10 अगस्त भी वो आपका मंडे होगा और फिर 3 अगस्त भी जो है वो आपका मंडे होगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 मंडे जो है वो आपको अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। ये इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रोड्यूसर गैस जो है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। देखो मेन कंपोनेंट के रूप में आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ मात्रा विद्यमान होती है। तो ये आपको याद रखना है। प्रोड्यूसर गैस जो है मेनली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना होता है। वहीं अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखो लाल तप्त जो कोयला होता है, लाल तप्त कोयला या कोक के ऊपर जब हवा को प्रवाहित किया जाता है तब जो है आपका प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। लाल तप्त कोल के ऊपर जब एयर का हवा का जो है उनको प्रवाहित किया जाता है तब आपको कौन सी गैस प्राप्त होती है? प्रोड्यूसर गैस। एक आपका होता है वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस। अब वाटर गैस किसका मिश्रण है? ये भी आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो वाटर से तो पहले हमको पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन होता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये 3 चीज़ें जो है वो आपको पाई जाती है वाटर गैस में। फिर अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो बायोगैस होता है उसमें जो है मुख्य मात्रा में कौन सा गैस होता है? तो उसमें आपको मीथेन देखने को मिलेगा। किसमें? बायोगैस में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला तो इसका 4 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर जो है वो आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 25%। 6 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो देखो जो तिथि रेखा है वो आपका होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा के अगर आप पहले जाओगे और बाद में जाओगे तो आपको तिथि में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और देशांतर रेखा के बारे में मोटे तौर पे आपको मालूम है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं वो आपका देशांतर रेखाएं कहलाती है। और ये इनकी जो कुल संख्या है वो कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 देशांतर, तो इनमें 12 घंटे का अंतर देखा जाता है। 12 घंटे का अंतर किस में? तो देखो एक आपका होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और दूसरा हो गया 180 डिग्री देशांतर रेखा। टोटल जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो आपका 180 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अर्थात 0 डिग्री क्या होता है? ये आपका होता है ग्रीनविच देशांतर रेखा। इसके और इसके बीच में जो है टोटल आप अगर देखोगे तो 12 घंटे का आपका अंतर होता है। ठीक है, कहीं भी अगर आपको जो है टाइम अगर दिखाना होता है तो टाइम जो है वो आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा से ही मेनली मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दे रहे हैं, जो आपका टाइम के बारे में बताया कि टाइम जो मेजर किया जाता है वो देशांतर रेखा से किया जाता है, मतलब प्रॉपर ये नहीं कि 180, आपका जो देशांतर रेखा है उसी से प्रॉपर टाइम को मेजर किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे आपका जो है रीजनिंग का प्रश्न है 7 नंबर। इसमें अगर आप तीनों को देखोगे तो व्हेल, डॉल्फिन और शार्क, ये तीनों क्या हैं, आपका समुद्र में पाए जाने वाले मछलियां हैं या फिर जीव जंतु है। जबकि कोयल जो है ये आपका एक पक्षी है, तो यहाँ पे बेमेल जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो 8 का जो आपका चाल से रिलेटेड है, ठीक है। ये यहाँ पे समय का अनुपात पूछा गया है, तो चाल दूरी और समय का ये प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 20, 15 और 12 के अनुपात में आएगा। अगला 9 नंबर, 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भेड़। भेड़ का बच्चा जो है वो आपका मेमना कहलाता है। 10 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, बी 22 आ जाएगा। और 11 का जो सही आंसर है वो होगा डी, ये आपका SICI का प्रश्न है, 11 का डी हो गया। 12 पूछा जा रहा है हाइपो कैलामिया किसकी कमी से होता है, हाइपोकैलामिया क्या है और ये किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा हाइपोकैलामिया जो है वो आपको पोटेशियम की कमी से होता है, पोटेशियम के कमी से होने वाला ये रोग है। इसमें क्या है कि जो पोटेशियम का लेवल है वो पोटेशियम का लेवल जो है इसमें गिर जाता है, और इसी के कारण ये आपको हाइपोकैलामिया देखने को मिलता है। और ये गिरता क्यों है, तो खराब भोजन का सेवन करने के कारण जो है ये चीज़ें होती है। वहीं अगर बात करें थायमीन की, थायमीन की कमी से जो है आपको बेरी नामक रोग देखने को मिलता है। बेरी रोग जो है वो आपका थायमीन की कमी से होने वाला रोग है। तो 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है, और यहाँ पे अगर आप पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न आपको दिखेगा 5 × 2 10 होगा, और 5 × 25 5 × 5 जो है 25 हो जाएगा। उसी टाइप से 7 × 2 14 और 7 × 5 जो है वो आपका 35, फिर 6 × 2 12 और 6 × 5 जो है वो आपका 30 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि 8 × 2 तो आपका 16 है, लेकिन 8 × 5 जो है वो आपका 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 42 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर की बात करते हैं तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, ए नंबर 10,125। 10,125 जो है ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 15 को। यहाँ पूछा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 316 की, तो अनुच्छेद 316 जो है इन राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के जो कर्मी होते हैं उनकी जो है वो नियुक्ति और पदावधि की बात करता है। नियुक्ति और पदावधि की कितना जो है टेन्योर होगा उसका बात करेगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो संघ UPSC का होता है, ठीक है। UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो आपका स्टेट PSC होते हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसका जो नियुक्ति किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है नियुक्ति, ठीक है। और बात करें अगर अनुच्छेद 320 की, तो अनुच्छेद 320 जो है वो इसी से रिलेटेड है। ये जो है इनके कार्यों के बारे में बताता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग है उनके कार्य के बारे में बताता है अनुच्छेद 320। वहीं अनुच्छेद 312 क्या है, तो अनुच्छेद 312 जो है ये प्रावधान करता है ताकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा अखिल भारतीय स्तर पे मतलब नई जो पोस्ट है उसका जो है सृजन कर सके, ये जो है प्रावधान करता है अनुच्छेद 312। मतलब राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है नए आपका जो है वो लोक से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार दिया गया है किसको, राज्यसभा को, अनुच्छेद 312 के तहत। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखो अगला प्रश्न जो है वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो इस मायने में कि यहाँ पे पूछा गया है ईरान की तेल राजधानी क्या है। यहाँ पे ईरान की राजधानी के बारे में नहीं बोल रहा है, ईरान की राजधानी तो आपको तेहरान मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ईरान की तेल राजधानी क्या है। तो ईरान की जो तेल राजधानी है वो आपका अबादान है। अबादान क्यों, देखो ईरान अपना जितना भी तेल प्रोड्यूस करता है पर ईयर, उसका जो है लगभग 50% जो हिस्सा है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो अबादान जो क्षेत्र है वहाँ पे ये 40% के अप्रॉक्स यहाँ पे
तेल का उत्पादन करता है, इसलिए ईरान की तेल राजधानी जो है अबादान है। वहीं ईरान का जो आपका कैपिटल है वो आपका तेहरान है, और आर्थिक जो राजधानी है वो भी आपका तेहरान है। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत की राजधानी तो न्यू दिल्ली है, लेकिन भारत का आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई को बोला जाता है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है पेनिसिलियम उदाहरण है, तो पेनिसिलियम किसका उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कवक, कवक का जो है का उदाहरण है क्या, पेनिसिलियम। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, किससे, तो कवक से ही जो है इसे तैयार किया था। पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक का किसने किया था, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1927 में। ठीक है, 1927 में। और तो इसलिए पेनिसिलियम उदाहरण किसका हो गया, कवक का हो गया। और हम लोग जानते हैं कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। पिछला जो सेट था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी। और जो शैवाल का अध्ययन है वो आपका फाइकोलॉजी हो जाता है। लाइकेन क्या है, तो कवक और शैवाल दोनों का ही युग्मक होता है, दोनों की यहाँ पे सहभागिता देखने को मिलती है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में किसको शामिल नहीं किया गया, तो आप सबको मालूम है कि जो 11वीं अनुसूची है वो क्या है, 11वीं अनुसूची आपका जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे है, तो वो आपका नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका से आपका जो है रिलेटेड है, या बोल सकते हैं एक तरीके से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ जो आपका लोकल बॉडीज है वो आपका नगर पालिका से रिलेटेड हो जाता है 12वीं अनुसूची। तो जब आप 11वीं अनुसूची की बात करोगे तो 11वीं अनुसूची में क्या है, टोटल जो है 29 विषय को शामिल किया गया है। अब यह पूछा गया कि कौन सा उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो अगर आप देखोगे तो जो आर्थिक नियोजन की बात की गई है, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग, तो जो प्लानिंग की बात की गई है वो इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी पुस्तकालय, परिवार कल्याण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, ये सभी जो है आपको 11वीं अनुसूची के तहत मिल जाएंगे। लेकिन आपका जो है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन की बात है, प्लानिंग की बात है, तो प्लानिंग जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का वो बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं आगे। आगे पूछा गया है दूरबीन के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो दूरबीन के खोजकर्ता के रूप में जो है हैंज लिपर से का नाम आता है, हैंज लिपर से, इनका नाम जो है आता है दूरबीन के खोजकर्ता के रूप में। तो याद रखिएगा दूरबीन के खोजकर्ता कौन है, हैंज लिपर से। और एक और आप याद रखिएगा टेलीस्कोप के कौन है, तो गैलीलियो जो है वो आपका टेलीस्कोप के आविष्कारक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आपका मैथ का प्रश्न है, और इसका जो सिंपल ये आपका क्या है सॉल्व करने के लिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो आपको कोयम्बटूर में देखने को मिलेगा, कोयम्बटूर में आपको देखने को मिलेगा क्या, गन्ना प्रजनन संस्थान। और कोयम्बटूर और भी चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे सूती बस उद्योग। ठीक है, सूती बस उद्योग के लिए कोयम्बटूर जाना जाता है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कोयम्बटूर को। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है भारतीय दलहन शोध संस्थान के लिए जाना जाता है, दलहन शोध संस्थान के लिए कानपुर को जाना जाता है। आगे है किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। तो देखो अस्थायी चुंबक का यूज जो है आपका डायनेमो में होगा। अस्थायी चुंबक होता क्या है, तो अस्थायी चुंबक बनाने में ज़्यादातर जो है वो नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। और इसका खासियत ये है अस्थायी चुंबक का कि कुछ समय के बाद ये जो है अपना चुंबकत्व खो जाता है और वास्तविक स्थिति में वापस लौट जाता है, और यही खासियत जो है इसे विशेष बनाती है। और इसलिए अस्थायी चुंबक का उपयोग अगर आप देखोगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक बेल होता है, विद्युत घंटी होता है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा इसका यूज। विद्युत घंटी में, फिर ट्रांसफार्मर में भी जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रांसफार्मर वहाँ भी आपको ये देखने को मिलता है। फिर क्रोड वगैरह में भी जो है क्रोड वहाँ भी ये देखने को मिल जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर आपका जो है मैथ का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 4 दिन में ये काम पूरा होगा। 24 का जो सही आंसर है वो है ए नंबर,
के इसका जो है सही आंसर होगा। 25 है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फोड़ा था। तो देखिए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो बम फोड़ा कब गया था, पहले ही वो जानते हैं। ये फोड़ा गया था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। ये जो असेंबली है वहाँ पे बम फेंका गया था। किसके द्वारा फेंका गया था, तो इसमें दो लोग का नाम आता है, एक तो बट्टू केशवर दत्त का नाम आता है और दूसरा जो है भगत सिंह का नाम आता है, भगत सिंह। ठीक है, बट्टू केशवर दत्त और भगत सिंह ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। और इन्होंने जो बम फेंका था उनका जो मेन मकसद था, उस टाइम जो विधेयक चल रहा था उसको वापस कराने के लिए ये चीज़ बोली गई थी। और उस टाइम विधेयक कौन सा चल रहा था, तो उस टाइम जो है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो है वो पेश किया गया था, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। ठीक है, ये विधेयक के ऊपर उस टाइम वहाँ पे चर्चा हो रही थी और उसी के विरोध में ये बम फेंकने का काम किया गया था। और इसके बाद बोला गया था कि ये जो है बम फेंका गया है ताकि जो बहरे लोग हैं उन को जो है सुनाने के लिए, अपनी मतलब बातें उन लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बम फेंका गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बम फेंका कब गया, तो 8 अप्रैल 1929 को। और किसने फेंका था, तो बट्टू केशवर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो है किस मतलब अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, तो उसमें जो है वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, उस पार्टी से जो है भगत सिंह जुड़े हुए थे और उसी पार्टी के द्वारा जो है यहाँ पे बम फेंकने का काम किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, HRA भी इसको बोला जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ये बम फेंकने का काम किया गया था। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखते हैं आगे, अगला है 26 नंबर। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हो जाएगा। 28 का जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है और 30 का जो सही आंसर होगा वो भी आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन ओपन सीरीज 2017 का विजेता कौन है। तो ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर्स था और उसका जो सही आंसर था वो था श्रीकांत किदम्बी। देखो पूछा वही जाता है जो कि भारत से रिलेटेड है, नहीं तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे सीरीज है जो कि आपका खेला जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई इंडियन इन्वॉल्व है और अगर या तो वो पहली बार जीत रहा है या फिर उसने कोई कीर्तिमान स्थापित किया है, तब उसका नाम जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है कि किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 वाला जो है वो आपको दिया गया था मनमोहन सिंह को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 ये आपको मनमोहन सिंह को दिया गया था। वहीं अगर बात करें 2021 की, तो 2021 का तो वो आपका प्रथम को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 2021 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, प्रथम को। और ये प्रथम है क्या, तो ये आपका एक NGO है जो कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में ये एक अच्छा काम करने वाला NGO है। क्या नाम है उसका, प्रथम। उसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया और अभी तक 2022 और 2023 की घोषणा नहीं की गई थी। देखते हैं आगे, अगला है 33 नंबर। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी। देखो बौद्ध संगति के बारे में तो पूछता ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपको पूछा गया है वो आपका जैन संगति के बारे में पूछा गया है। और द्वितीय जैन संगति की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था, तो देवाधीश शर्मा और श्रवण ने किया था। ठीक है, देवाधीश शर्मा श्रवण के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये हुआ कब था, तो ये 512 ईस्वी में जो है 512 AD में ये किया गया था। कहाँ, तो गुजरात के बल्लभी नामक जगह पे इसका आयोजन किया गया था, बल्लभी। देखते हैं आगे, और प्रथम भी याद रखिएगा कि प्रथम जो जैन संगति है वो कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो है वो आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और उसकी जो अध्यक्षता है वो आपका स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा गया है भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ऐसे माना जाता है आपका असम को। ठीक है, असम को माना जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा असम।
देखते हैं आगे। आगे जो है वो आपका रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर पूछ रहा है पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था, तो पाहुल प्रणाली किससे संबंधित है, तो ये आपका सिख धर्म से संबंधित है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसका शुरुआत जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और इस प्रणाली में होता क्या है, इस प्रणाली में होता ये है कि जो दीक्षित होने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें खालसा कहा जाता है, खालसा। ठीक है, जो व्यक्ति इसमें दीक्षित होता है उसे खालसा कहा जाता था। और खालसा पंथ की अगर बात करें तो खालसा पंथ की स्थापना जो है आपका 1699 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर पूछ लिया जाता है कि खालसा पंथ की शुरुआत कब की गई थी, तो 1699 ईस्वी में किया गया था। और ये तो मालूम है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु हो गए। और गुरु तेग बहादुर जो है इनकी मृत्यु जो है वो गुरु अर्जुन देव की मृत्यु जो है वो जहांगीर के द्वारा की गई थी और गुरु तेग बहादुर की मृत्यु जो है वो औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। अगला प्रश्न है 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको महाराष्ट्र को माना जाता है। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा प्याज होता है। अगर महाराष्ट्र में पूछा जाए तो नासिक का जो क्षेत्र है वहाँ पे प्याज जो है वो ज़्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, तो 37 का जो है सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 38 नंबर को, ये आपका मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 10 वर्ष। बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है 39 लाइपेज परिवर्तित करता है, तो देखो लाइपेज पर क्या करता है, तो ये इमल्सी जो बसाएं हैं उसको ग्लिसरीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और लाइपेज को अगर पूछा जाए कि लाइपेज जो है ये इसका ये निकलता कहाँ से है, तो ये आपको अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है वहाँ से इसका स्राव होता है। अग्नाशय ग्रंथि से आपको मालूम होगा कि 3 एंजाइम आपको निकलता है, एक आपका ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा एमाइलेज हो गया और तीसरा जो है वो आपका लाइपेज। ये ताल नामक जो TAL ताल जो है वो आपको निकलता कहाँ से, अग्नाशय से है। और इसी का काम होता है इमल्सिव, जो इसमें आप लाइपेज देखोगे तो लाइपेज का काम होता है इमल्सिव वसाओं को ग्लिसरीन में चेंज करना। वहीं अगर बात करें टाइलिन की, ठीक है, टी से क्या था ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में जो है वो चेंज कर देता है। और एमाइलेज क्या करेगा, तो ये स्टार्च को जो है वो भोज्य पदार्थ को शर्करा में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 39 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर। आगे देखते हैं 40 नंबर, पूछा जा रहा है जंतर मंतर बनाया था, तो जंतर मंतर किसने बनाया, तो जंतर मंतर जो है वो आपका बनाया गया है सवाई जयसिंह के द्वारा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए राजा जयसिंह दिया हुआ है और सवाई जयसिंह दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह ने जो है ये बनाया था। और सवाई जयसिंह के बारे में कि ये एक बहुत बड़े खगोलविद थे। इन्होंने 5 जगह पे जो है वो जंतर मंतर की स्थापना की थी। कहाँ कहाँ पे, तो एक तो आपका जयपुर में, जयपुर के बाद फिर जो है वाराणसी, मथुरा के अलावा फिर दिल्ली और उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, ये 5 ऐसे जगह है जहाँ पे उन्होंने जो है किया था। जयपुर, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन, ये 5 जगह पे जो है सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर की को बनवाया गया था। और ये एक क्या था, ये आपको समय के बारे में बताता था। ठीक है, ये खगोलविद थे और इनके द्वारा ये बनवाया गया था। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है, ये आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, 41 का बी हो जाएगा। 42 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 43 पूछा जा रहा है कि इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये पुस्तक किसने लिखी, पॉलिटिकल किसने लिखा और सोशल एंड इकोनॉमिक ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक जो है आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। और जयप्रकाश नारायण की एक और पुस्तक है, उसका नाम है समाजवाद क्यों, ये भी जो है आपका JP के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो इनकी एक फेमस बुक है जो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक जो है वो आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं आगे 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है
आर्टिकल 243I में किया गया है। किसमें? 243I में। और ये राज्य वित्त आयोग करेगा क्या? तो ये आपका जो पंचायती राज्य है और नगर पालिका है उन दोनों के लिए जो है वो वित्त का प्रावधान करता है, उन दोनों को जो है वित्त मुहैया कराता है। ये राज्य वित्त आयोग का काम है। और इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और हर 5 वर्ष के बाद जो है इसका गठन किया जाता है। एक और आप याद रखिएगा, आर्टिकल 280 के तहत क्या है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या है, 15वां वित्त आयोग गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी है। तो आपको बताना है कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक आपको प्रतिशत पूछा गया है। तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। वहीं अगर पूछा जाए कि शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पे है, तो वो आपका गोवा हो जाएगा। गोवा में जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो वो आपको मौजूद है। ठीक है, वहीं अगर बात करें एक और जो पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो है शहरी आबादी कहाँ पे है, तो सर्वाधिक शहरी आबादी जो है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है वो आपको यूपी में देखने को मिलेगा। आबादी के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे आपको 90% जो है वो लोग आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दिख जाएंगे। देखते हैं आगे आपका मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, 18 वर्ष। 48 पूछा जा रहा है कि अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो अरल सागर देखिए ये आपका अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको कंफ्यूज करने के लिए बाकी सारे ऑप्शन दिया हुआ है। कजाकिस्तान तो अगर आप छाट भी लेते हैं तो यहाँ पे एक ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कजाकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 जो है वो आपका मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर अर्थात 320 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 पूछे जा रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है वो आपका ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। और ये जो है ये स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। वहीं अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? देखो, यहाँ पे चांदी भी आपको सुचालक है, लोहा भी है और ग्रेफाइट भी है और तांबा भी है, लेकिन सबसे अधिक अगर सुचालक की बात करें तो वो आपका चांदी हो जाएगा। चांदी का क्या होता है? Ag जो है इसका सिंबल होता है, चांदी का सिंबल। और इसका सबसे बेहतर सुचालक इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कोई प्रतिरोध नहीं होता। इसमें प्रतिरोध जो है वो आपका न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध होने के कारण ये बेहतर चालक का काम करता है। देखते हैं आगे 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर 13वां। यहाँ 54 में पूछा जा रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया था? तो 3 दोहरा शतक बनाने वाले जो है वो रोहित शर्मा है और अभी तक ये रिकॉर्ड जो है वो टूटा नहीं है। सड़क के प्रवर्तित लैंप में क्या उपयोग किया जाता है? देखो, सड़क का जो प्रवर्तित लैंप होता है उसमें यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है? तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसी कारण जो है इसका यूज आपको साइड मिरर में भी किया जाता है। छोटा बनाता है, साथ ही सीधा बनाता है और आभासी बनाता है, जिसके कारण इसका यूज जो है वो आपका ये जो गाड़ी का साइड मिरर होता है वहाँ पे किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो है आपको देखने को मिलेगा परावर्तित करने के लिए। करने का मतलब है कि आपका प्रवर्तित लैंप में यूज किया जाता है। वहीं अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण क्या है कि इसका यूज आपको देखने को मिलेगा दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने का जो ऐनक होता है वहाँ पे होगा। डॉक्टर के द्वारा भी यूज किया जाता है, जो आँख नाक के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा जो है इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। और सर्च लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, सर्च लाइट में 56 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, बी। 58 यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी बेमेल हैं उन्हें ज्ञात करना है। तो देखो इंदिरा गांधी पीएम रह चुकी है, राजीव गांधी भी थे, मनमोहन सिंह भी थे, लेकिन गुलजारी लाल नंदा जो है वो आपका कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। हालांकि इसमें ये आपका एक जीके का प्रश्न हो गया, उसके आधार पे ये आप इसे अलग कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं 59 नंबर जो है आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 12 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश का चाल जो है वो पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वहीं प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, कहाँ, निर्वात में भी गमन कर सकता है। और इसकी खोज किसने की थी, प्रकाश की गति की अगर खोज की बात करें तो इसको जो है रोमर ने खोजा था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने ही जो है प्रकाश की गति का गणना सर्वप्रथम किया था। और निर्वात में अगर चाल की बात करें तो निर्वात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये होता है चाल। देखते हैं अगला 62 का जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 की बात करें तो ग्रीनोकाइट बोल रहा है एक अयस्क है, किसका अयस्क है। तो देखो ग्रीनोकाइट अयस्क है आपका कैडमियम के अयस्क के रूप में जाना जाता है। कैडमियम का सूत्र की अगर बात करें तो CD जो है इसका सूत्र होता है। और वहीं अगर बात करें क्रोमाइट की तो ये जो है क्रोमियम का अयस्क होता है, क्रोमाइट ये क्रोमियम का अयस्क होता है। बेरियम धातु का जो अयस्क है वो आपका बेराइट होता है, बेराइट जो है वो बेरियम धातु का अयस्क होता है, ठीक है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये देखो ये आपका करंट का प्रश्न है और उस टाइम चर्चा में था। और याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको संघाई चीन में देखने को मिलेगा, संघाई में देखने को ये मिलता है। और इसकी जो स्थापना है ये आपका 2014 में हुई थी, 15 जुलाई 2014 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे KB कामत, जो पहले जो है PNB के अध्यक्ष थे, उन्हें MD या CMD थे, उन्हें जो KB कामत को बनाया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष। 66 का जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। 67 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 68 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सही आंसर हो जाएगा। और 69 की अगर बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा मांस की अगर प्रॉपर बात करें तो उसके लिए जो प्रसिद्ध जो है वो आपका ब्लैक बंगाल है। ये जो नस्ल है बकरी की ये मांस के लिए ज़्यादा फेमस है। वहीं अगर बात करें जमुनापुरी की तो जमुनापुरी क्या है कि ये आपका दूध के लिए जानी जाती है, दूध। और बकरी का दूध जो है वो आपका बोला जाता है कि प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक होती है, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो बकरी का टेम्परेचर है मतलब उसके ब्लड का टेम्परेचर वो अधिक होता है, 39 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर माना जाता है बकरी का। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा ये भी जो है 70 नंबर जो है वो आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर 1325। आगे पूछा जा रहा है उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो देखो उकाई परियोजना जो है वो आपका ताप्ती नदी पे स्थित है। किस पे? ताप्ती नदी पे। और अगर राज्य की बात पूछी जाए तो राज्य स्टेट में जो है ये आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और साबरमती नदी कहाँ है तो ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एक आपका नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पे एक बांध है जिसे बोला जाता है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये आपका किस नदी पे है तो नर्मदा नदी पे है, सरोवर, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे देखने को मिलता है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखो भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो वो आपको गंगा देखने को मिल जाएगा, गंगा
जो भारत में मतलब प्रवाहित हो रही है सबसे ज़्यादा, तो वो आपका गंगा हो जाएगा। लेकिन बोल रहे हैं भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछी तो वो आपका गोदावरी हो जाएगा, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये आपका 1465 किलोमीटर हो जाता है, जबकि गंगा की लंबाई जो है वो आपका 2525 किलोमीटर होती है। गंगा कितना 2525 किलोमीटर, ठीक। और अगर ये पूछा जाए भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उसमें फिर ब्रह्मपुत्र आ जाता है। ब्रह्मपुत्र वो ऐसी नदी है जो भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और वो देखो वो आपको जो है चीन से भी होके गुजर रहा है, भारत से भी होके गुजर रहा है, उसके बाद फिर आपका जो है बांग्लादेश भी जा रहा है, ठीक है। तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ से भी ये होके आ रहा है। तो ये सबसे लंबी नदी है जो भारत से होके गुजरती है। देखते हैं आगे। 73 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 34, ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर और 73 का ए नंबर हो गया। 74 पूछा जा रहा है कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध आपको जो है ए नंबर अर्थात वेस्टफेलिया जो जगह है वो आपका वर्ल्ड लेवल पे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पे, तो ये आपका जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी में जो राइन नदी है, तो राइन नदी के पास ही जो है ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। आगे है बोरॉन। बोरॉन क्या है, तो बोरॉन जो है याद रखिएगा, बोरॉन एक उपधातु है। क्या है, बोरॉन एक उपधातु है। और अगर टोटल आप संख्या अगर देखोगे तो उपधातुओं की जो कुल संख्या है वो आपको 7 नज़र आएगी, जिसमें बोरॉन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, फिर एंटीमनी टेली एक होता है टेलीरियम और दूसरा होता है पोलोनियम। तो ये सारी जो है क्या है, उपधातु है। टोटल जो संख्या है उपधातु की वो आपको 7 देखने को मिलता है, ठीक है। और उपधातु की अगर बात करें तो उपधातु कौन होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है वो आपका उपधातु होता है, ठीक है। देखते हैं आगे। 75 का बी नंबर हो जाएगा। 76 की बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, मतलब ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सेहत के लिए क्या हानिकारक है। तो देखो सेहत के लिए आपका हानिकारक क्या है, तो शराब, और शराब को कहा क्या जा रहा है, दूध, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, अर्थात दूध यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे की संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, मतलब 8वीं अनुसूची से रिलेटेड जो है वो प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका जोड़ा गया था 92 का जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जोड़ा गया था। उसमें एक्चुअली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो डोंगरी मैथिली, एक तो आपका मैथिली हो गया, फिर एक जो है संथाली, मतलब ये 4 भाषा जो है वो आपका जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कहाँ जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 8वीं अनुसूची में कुल अगर भाषाओं की संख्या की बात करें तो वहाँ पे टोटल 22 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 78 का जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 79 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। और देखो जो गोकुल मिशन है, गोकुल मिशन के लिए क्या है कि जो गिर में गाय अभ्यारण्य है, कहाँ, गिर में, गुजरात का मालूम होगा, गुजरात का एरिया है गिर, तो वहाँ पे जो गिर गाय अभ्यारण्य है वहाँ पे सबसे पहले गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, वहाँ पे स्थापना किया गया था। और ये करता क्या है, तो गाय के दूध में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको जो है ये एक तरीके से प्रचारित करने का काम करता है गोकुल मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है 80 नंबर। पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था। देखो महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, नमक सत्याग्रह किया गया, नमक सत्याग्रह। और ये कब किया गया था, तो 6 अप्रैल जो है, ठीक है, 1930 को महात्मा गांधी जैसी डांडी यात्रा खत्म कर पूरा करके जो है नमक कानून को तोड़ता है, तो क्या होता है, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। और उसी टाइम में जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। गोलमेज सम्मेलन, देखो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। जो प्रथम होता है वो 1930 में होता है, फिर 31 में होता है और फिर 32 में होता है। 3 बार ये आयोजित होता है। 30 वाले में कांग्रेस शामिल नहीं होती है, जिसके कारण जो है जो ब्रिटिश है उन्हें लगता है कि कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए। तो गांधी जी को जो है वो बुलाया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा कि आइए हम लोग बात करते हैं।
और यही जो है वो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। इसे जो है दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुआ कब था, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो आपका 5 मार्च 1931 को होता है। और इस समझौते के तहत ये होता है कि गांधी जी जो है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसे रोक देंगे, और जो है ये लोग शामिल होंगे किसमें, तो गोलमेज सम्मेलन में, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे। और जो इनकी मांगे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मान ली जाएगी। ये बात हुई थी। लेकिन वहाँ पे जो है वो सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर गांधी जी इस को जो है बाइकआउट कर, मतलब एक तरीके से जो है उनकी जो मंशा थी वो वहाँ पूरी नहीं होती, और ये वापस से जो है फिर आके ये गांधी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसे प्रारंभ करते हैं। तो मोटा मोटी आप ये याद रखिए कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और इसमें जो है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसके बाद जो है कांग्रेस सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें शामिल होती है, थर्ड में भी शामिल नहीं होती है। मात्र एक गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल होती है वो आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था। अगला है विजय स्तंभ बनवाया गया था। तो देखो विजय स्तंभ जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था आपका राणा कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। और कहाँ बनवाया गया, तो ये आपका चित्तौड़ में बनवाया गया, चित्तौड़ में जो है ये आपका बनवाया गया था। और देखो इसको जो बनाने का मेन उद्देश्य था वो यह था कि जो महाराणा ये जो राणा कुंभा की सेना है वो जो है मोहम्मद खिलजी के विरुद्ध जो है वो विजय हासिल करती है, और उसी महमूद खिलजी के विरुद्ध जो है वो विजय हासिल करती है, और उसी के एक प्रतीक के रूप में ये जो है विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं आप। देखते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है 82, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर। ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 25। 84 पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है। ये पूछा जा रहा है कि देखो ध्वनि की जो तीव्रता है वो दो बातों पे निर्भर करती है। एक तो जो एक तरंग है, और दूसरा जो है और टेम्परेचर, इन दोनों पे निर्भर करती है। होता ये है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो उसमें क्या होता है कि जो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाती है। ठीक है, एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में ट्रेवल कर रही है तो उसका जो चाल है वो बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। और यहाँ पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, तो वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो ये चीज़ हो गया। ऊपर से एक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या है कि ध्वनि की जो है वो गति बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ये जो ध्वनि की चाल है वो भी बढ़ जाती है, अर्थात तीव्रता वहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर दाब की बात करें, प्रेशर पे जो है ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो नमी युक्त वायु होती है, अर्थात मॉइस्चर जब होता है तो ध्वनि की जो चाल है वो तीव्रता है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो माध्यम है वो सघन हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 84 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 85 की बात करें तो 85 का सही आंसर होगा डी नंबर, और 86 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 87 पूछ रहा है विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो विद्युत क्षमता अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहाँ बात कर रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई मात्रक है वो आपका फैराड है। और वाट की अगर बात करें तो वाट क्या है, तो ये विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो आपका वाट होता है। बोल्ट क्या होता है, तो बोल्ट होता है आपका विभवांतर, इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी जो बोलते हैं हम, डेफिशिएंसी, तो उसका जो है बोल्ट इसका मात्रक होता है। विद्युत विभवांतर जो है उसका। कूलम क्या होता है, तो कूलम होता है विद्युत आवेश, जो चार्ज है, चार्ज का मात्रक जो है वो आपका कूलम होता है। तो यहाँ 87 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा 2-3 और जो है जो ऑस्ट्रेलिया में जो पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो है ग्रेट विक्टोरिया। देखो ग्रेट विक्टोरिया की बात झील की बात नहीं की जा रही है। ग्रेट विक्टोरिया झील आपको वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात की जा रही है, मरुस्थल की बात की जा रही है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर आपको गिम्बन, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल जो है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। गिब्सन
मरुस्थल, ये भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो 3 जो है मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि ज़्यादा फेमस है, वो आपको याद रखना है। पहला तो एक हो गया ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी, दूसरा ग्रेट विक्टोरिया और तीसरा गिब्सन। ये 3 मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में आपको कौन सा है, तो थार मरुस्थल जो है वो भारत में है। आगे पूछा गया है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो माचिस के निर्माण में जो है आपका लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। हम लोग जो है साइंस का जो पोर्शन है उसके लिए क्या है कि जो SCERT की बुक है, अर्थात बिहार गवर्नमेंट की जो बुक है साइंस की, तो उसको बोलते हैं SCERT, अर्थात BTPC भी बोल सकते हैं। तो BTPC का जो बुक है उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, और क्लास 6 का कवर कर लिया गया है, क्लास 7 का कवर कर लिया गया है, और अभी हम लोग क्लास 8 का जो बुक है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसमें ये लाइन आपको जो सेकेंड चैप्टर है उसी में दिया हुआ है, सेकेंड नहीं, जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है दहन और ज्वाला, उसी में ये दिया हुआ है कि माचिस के निर्माण में जो है वो रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो आप चाहे तो साइंस के लिए आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आपका 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। कब, 2 अक्टूबर 1952 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं, 91 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात 3:2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:2। 92 का बी नंबर हो गया। 93 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 में देखो पूछा जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 3 कब शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत जो है वो 2001 में की गई थी। कब किया गया था, 2001 में। ऐसे आपको मालूम होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो ये स्थापित किया गया था 1875 ईस्वी में। एशिया कॉन्टिनेंट का जो है ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें NSE की, अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो इसका स्थापना जो है वो आपका 1992 में किया गया था। और अगर पूछा जाए कि इसकी सिफारिश पे, तो एक कमेटी थी फेरवानी कमेटी, उसके सिफारिश पे जो है ये किया गया था। कभी कभी क्या है एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि किस समिति का संबंध जो है किससे, तो याद रखिएगा फेरवानी समिति के सिफारिश पे ही आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी स्थापना की गई थी। 95 देखते हैं, 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, 33.1/3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 95 हो गया। 96 का सही आंसर है ए नंबर, ठीक है, ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 पूछा जा रहा है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, संजय बारू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक किसके ऊपर है, तो ये पुस्तक जो है वो आपका मनमोहन सिंह के ऊपर है। और संजय बारू कौन थे, तो ये जो है मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और ये काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी चर्चा में रहा था। 98 का सही आंसर है ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 पूछा जा रहा है कौन निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है, ठीक है, अनाज के द्वारा किस शराब का निर्माण किया जाता है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का निर्माण जो है वो आपका अनाज से होता है। और होता ही है कि अनाज के किण्वन के द्वारा जो है जो स्टार्च है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है अल्कोहल के रूप में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। 100 का जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले, देखते हैं 101 नंबर पूछा जा रहा है रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा रॉटरडम जो है वो आपका जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखते हैं अगला 102 नंबर, 102 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 पूछा जा रहा है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो आपको मालूम होगा लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है आपका कावारत्ती। कहाँ है, कावारत्ती। देखते हैं आगे। और लक्षद्वीप के बारे में आपको मालूम है कि लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये आपका अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में।
अरब सागर में स्थित है। वहीं अगर बात करें अंडमान और निकोबार की राजधानी की, तो अंडमान और निकोबार का जो राजधानी है वो आपका पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर में। एक और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है इसका जो न्यायिक क्षेत्र है, मतलब किस हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत अंडमान और निकोबार क्षेत्र आता है, तो वो याद रखिएगा, वो कलकत्ता, कलकत्ता जो हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत आपका अंडमान और निकोबार आ जाता है। जबकि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है वो आपका केरल जो हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत आ जाता है। केरल का जो कोची हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत जो है ये आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों फैक्ट को भी आप याद रखें। 104 नंबर देखते हैं। 104 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हम महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है। ये देखो, ये काफ़ी डीपली पूछा गया है कि महानगरीय नियोजन समिति किसके अंतर्गत है। आपको मालूम है कि 12वीं अनुसूची में क्या है, आपका नगर पालिका है, और नगर पालिका से रिलेटेड जो है वो आपका अनुच्छेद दिया गया है। तो उस अनुच्छेद से यहाँ पे पूछा गया प्रश्न, यहाँ महानगरीय नियोजन समिति। तो महानगरीय नियोजन समिति की अगर बात करें तो ये आपका जो है ZE के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ZE। और अगर बोला जाए ZD, तो ZD के अंतर्गत आ जाएगा आपका जिला नियोजन समिति। जिला नियोजन समिति का संबंध किससे है? ZD, D फॉर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को, कि जिला नियोजन वाला आपका D वाले में है। फिर जो है एक अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि जो आर्टिकल 243 है, ठीक है, आर्टिकल 243I में जो है ये बोला गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन वो किस में है? तो आपका 243I के अंतर्गत किया गया है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया। देखो, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स है, और उस टाइम जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था शारदा सिन्हा को। ठीक है, किसी शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया था। और पद्म भूषण के बारे में मालूम है कि ये 3 प्रकार का होता है। पद्म प्राइज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और उसके ऊपर जो है आपका भारत रत्न हो जाता है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। देखते हैं आगे 107 नंबर। 107 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 108 का सही आंसर है बी नंबर। बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 109 पूछा ये जा रहा है कि विद्युत हीटर में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो देखो, विद्युत हीटर में उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का जो एलिमेंट है उसका यूज किया जाता है। जो नाइक्रोम तार है उसका यूज किया जाता है किसमें? विद्युत हीटर में। यही नाइक्रोम जो है वो गर्म होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसका यूज होता है। और नाइक्रोम का यूज इसलिए होता है क्योंकि नाइक्रोम का जो प्रतिरोध है वो काफ़ी उच्च होता है, मतलब रेजिस्टेंस काफ़ी उच्च होता है, और उसी कारण जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। देखते हैं आगे 110 नंबर। 110 का सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 111 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 112 का सही है डी नंबर। 113 पूछा जा रहा है कि चूहे में विष में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, चूहे के विष में प्रयोग किया जाता है आपका जिंक का। ठीक है, अब जिंक में यहाँ पे अगर देखो तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड और जिंक फॉस्फेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का यूज जो है वो मेनली किया जाता है चूहे के विष के रूप में। और देखो, एक होता है जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का यूज होता है लकड़ी की जो भी वस्तुएं हैं उसमें जो दीमक लग जाता है, उस दीमक से बचाने के लिए, जो कीड़ा लग जाता है उससे बचाने के लिए जो है वो जिंक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और एक होता है जिंक ऑक्साइड, जिसे जो जस्ती का फूल भी कहते हैं, जस्ती का फूल। देखते हैं आगे 114 नंबर। 114 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। 115 पूछ रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, ठीक, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 116 नंबर। 116 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर। ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा। अगर आप देखोगे तो अभी तक 4 से 5 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको बुक एंड ऑथर से लिया गया है। तो जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक एंड ऑथर का जो सेक्शन है उसे आप काफ़ी अच्छे से करें। यहाँ से प्रश्न जो है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
4 से 5 प्रश्न आपका पूछा गया है अभी तक। तो यहाँ पे है अनहैप्पी इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय जो है वो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के कौन है? लाला लाजपत राय। वहीं अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी ने ही जो है सबसे पहले वो आपको पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था, पॉवर्टी इन इंडिया। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की बात की गई थी, तो वो जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो इन्होंने मांडले जेल में रख के लिखा था, गीता रहस्य पुस्तक को। आगे है पोलियो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा पोलियो जो है वो आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? विषाणु के कारण होने वाला रोग है। आगे है निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? निकट तारा ग्रह, तो देखो निकट तारा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को। ऐसे अगर सूर्य से सबसे नज़दीक का बात किया जाए तो वो आपका बुध ग्रह है, बुध ग्रह जो है वो आपका सबसे नज़दीक है। अगला है 120 नंबर, पूछा जा रहा है किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? तो याद रखिएगा जो आपका एलिजन शैवाल है, इसका उपयोग जो है वो कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जा रहा है। देखो शैवाल जो है वो कई तरीके से हमारे लाइफ में योगदान करता है। आप देखोगे तो भोजन के रूप में भी जो है कई प्रकार के जो शैवाल हैं उसका यूज किया जाता है, खासकर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपका नॉस्टॉक, एक नॉस्टॉक करके है, उसका शैवाल उसका यूज किया जाता है। फिर लिमिनेरिया, इसका भी यूज किया जाता है आपका किसके द्वारा? तो भोजन के रूप में किया जाता है लिमिनेरिया का। ठीक है, तो लिमिनेरिया भी यूज होता है भोजन के रूप में। फिर कुछ शैवाल जो है वो आयोडीन का उत्पादन करते हैं, जैसे उसमें लिमिनेरिया का भी नाम आता है। लिमिनेरिया जो है वो आयोडीन का निर्माण करने का काम करता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो शैवाल का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका फाइकोलॉजी कहलाता है, और कबक का मायोलॉजी या माइकोलॉजी। होंगे हार्मुज जल संधि 121, तो हार्मुज जल संधि पूछा जा रहा है किसको जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि जोड़ता है ओमान की खाड़ी, एक तो आपका ये सही हो जाएगा ओमान की खाड़ी। उसके बाद फिर आपका जो है ओमान की खाड़ी के साथ पर्शियन की खाड़ी, ठीक है, पर्शियन की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ने का काम जो है वो करता है हार्मुज जल संधि। और कुछ और जो जल संधि है वो भी आपका पूछा जाता है, जैसे कि एक है आपका डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि जो है वो बैफिन की खाड़ी, ठीक है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। फिर डोवल जल संधि आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश चैनल को जो है वो जोड़ने का काम करता है, किससे? तो नॉर्थ सागर से, नॉर्थ सागर से। कौन सा? तो डोवर जल संधि। देखते हैं 122, तो 122 ये आपका करंट का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये किताब अपने नाम किया था। आगे है जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे है? तो देखो हृदय का संबंध रक्त से है, उसी तरह फेफड़े का संबंध जो है वो आपका ऑक्सीजन से हो जाएगा। किससे? ऑक्सीजन से। आगे है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? देखो इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी जो स्थापना है वो आपका 1876 ईस्वी में किया गया था, 1876 ईस्वी में। अब किसने किया था? तो इसका जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वो तो एक जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और दूसरे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। और यह जो संगठन था इसका जो पहला सबसे बड़ा योगदान रहा वो था सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा को कम करने के लिए, और इसके लिए इन्होंने जो पूरे भारत में विरोध किया था। ठीक है, देखते आगे। पूछा जा रहा है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? पिछला अगर आप सेट देखोगे तो उसमें भी इससे ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो याद रखिएगा बुद्ध के जन्म का प्रतीक आपका कमल और साढ़ है। घोड़ा क्या है? तो घोड़ा है कि महावीर निष्क्रमण, अर्थात जब सिद्धार्थ अपने घर से निकल जाते हैं तो वो कहलाता है महावीर निष्क्रमण, और उसका प्रतीक जो है वो घोड़ा है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो जो है बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वहीं आपको बोधि वृक्ष कहलाता है, तो वो जो है वो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। फिर एक पूछा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो क्या प्रतीक था? तो वो आपका जो स्तूप जो है उसका प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
देखते हैं अगले प्रश्न को। 126 पूछा जा रहा है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो वो मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे? तो गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। और इन्होंने जो है 1979 में जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? देखो ये लागू किया गया था आपका 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 1992 में ये पास हुआ, लेकिन 1993 में जो है इसे लागू कर दिया गया था, और इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे 128 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन से भी ये आप लगा सकते हो। जवाहरलाल नेहरू का संबंध जो है इससे नहीं था। और आपको मालूम है चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। ये नील की खेती की जो 3 कठिया पत्ती थी उसके खिलाफ ये किया गया था, और उसमें जो है महात्मा गांधी का बड़ा योगदान इसमें देखा गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। और उनका जो सहयोग किया थे वो जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सभी लोग जो है इनका यहाँ पे हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं वह 130 नंबर। तो 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 131 131 का सही आंसर है ए नंबर 69। 132 पूछा जा रहा है दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? अब देखोगे यहाँ पे 2 प्रश्न आपको जो है मरुस्थल से रिलेटेड है। एक कभी हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है उसके बारे में, और यहाँ पे पूछा जा रहा है दस्त ए कबीर। तो ये जो मरुस्थल है दस्त ए कबीर ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका ईरान में स्थित है। ईरान में ये स्थित है। और सबसे बड़े मरुस्थल की अगर बात करें तो वो कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। ये आपका कहाँ? तो ये आपका जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। आगे है 133 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 134 इसका सही आंसर है ए नंबर। 135 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 136 पूछा जा रहा है भारत में किस स्थान पर हैंडोलम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो हैंडोलम मेगा क्लस्टर जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का एक जगह है बिरुधुनगर में जो है ये आपको देखने को मिलेगा हैंडोलम मेगा क्लस्टर। ठीक है, हालांकि अब और भी कई सारे खुल चुके हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपको सी नंबर हो जाएगा। 137 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 138 की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है सरल उपग्रह डिजाइन किया गया। तो सरल उपग्रह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? देखो ये आपका करंट से रिलेटेड है, और ये जो उस टाइम लॉन्च किया गया था ये किया गया था महासागरीय संचालन के अध्ययन के लिए, अर्थात सी नंबर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 139। अगला जो प्रश्न है आपका 139, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर। 22 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कौन गलत संख्या है उसे आपको चुनना है। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी जो है ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सभी जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका 7 का स्क्वायर अर्थात 49 होना चाहिए था। 141 देखते हैं। 141 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 15 वर्ष। आगे है 142 नंबर। पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना भी थी, और इसका जो थीम था अर्थात उद्देश्य था वो था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि। तो ये याद रखिएगा। और ये कब से कब तक चला? तो 2012 से लेकर 2017 तक इसका जो है टाइम पीरियड था, लेकिन 2015 में ही मालूम है कि योजना आयोग समाप्त हो जाता है और फिर नीति आयोग आ जाते हैं। आगे है 143। पूछा जा रहा है बागू रुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? 143। तो बागू रुम्बा नृत्य जो है ये आपका असम में किया जाता है। कहाँ? असम में। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ का जो फेमस है वो है रौफ जो नृत्य है वो आपका कहाँ का है? जम्मू और
कश्मीर का है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। और वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का एक छपीली नृत्य है, छपीली नृत्य, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। फिर उत्तराखंड में भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, जैसे कि कजरी, कजरी जो है वो आपका मिल जाएगा। फिर गढ़वाली कुमायूं जो नृत्य है वो है। इसके अलावा असम का कुछ और जो नृत्य है, जैसे बिहू नृत्य, बिहू नृत्य भी जो है काफ़ी पूछा जाता है, ये भी आपका असम में मनाया जाता है। आगे सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये आपका 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2000 ईस्वी में ये आपका शुरू किया गया। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीई की अगर बात करें, ये कब लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ था। आगे है टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। टेरिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये आपका गारमेंट में यूज किया जाता है। देखो टेरिलीन क्या है कि एक कृत्रिम धागा है, और ये इसका सबसे अच्छा विशेषता ये है कि ये आपका जो है चमकदार और टिकाऊ होता है, इसलिए इसका यूज जो है वो गारमेंट में किया जाता है। देखते हैं आगे, पूछा जा रहा है गेल की स्थापना कब हुई थी। तो गेल का स्थापना जो है वो आपका 1984 में किया गया था। 1984 में गेल की स्थापना की गई थी। अगर डेट पूछा जाए तो 16 अगस्त 1984 में इसका स्थापना किया गया है। और ये क्या है, तो ये आपका जो है महारत्न कंपनी की श्रेणी में आता है। आगे कोलोरू झील, कोलोरू झील किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये अवस्थित है, और ये एक ताजे पानी की झील है। कैसा झील है, तो ताजे पानी की झील है। ठीक, तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पुलिकट झील, पुलिकट झील, ये भी काफ़ी फेमस है, और ये पूछा जाता है पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगर बात करें कोलोरू झील की, तो ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गोदावरी, गोदावरी और जो कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टाई क्षेत्र में। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसी मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। पूछा जा रहा है कौन किसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो जो स्टार फिश है उसे जो है मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। ये किस वर्ग में आता है, तो ये जो है इकाईडोर्मेटा उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे है 149, यहाँ भी आपको सीरीज का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गलत संख्या कौन है, तो यहाँ पे आपको जो है 52 गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो आपका 26 का है। पहले मतलब 26 का डिफरेंस है, उसके बाद फिर जो है 22 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे होना चाहिए आपका 50 का डिफरेंस, लेकिन ये 52 का डिफरेंस है। फिर जो है ये आपका 52 और 32 के बीच अगर आप देखोगे तो मतलब सिंपल है कि 26 का पहले डिफरेंस होगा, फिर 22 का होगा, फिर 50 का होना चाहिए, फिर 38 का और फिर 18 का। इस तरीके से जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर 8 का, इस तरीके का ये डिफरेंस होगा 10 का। उसके बाद फिर डबल डिफरेंस में अगर आप जाओगे तो इन सभी में आपको 4 का डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 18 का था, 22 के बाद यहाँ पे 18 का, तो 4 का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे 150 नंबर, पूछा जा रहा है रक्त का AB ग्रुप जो है वो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, क्यों, ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है। कारण इसका ये है कि इसमें जो है एंटीबॉडी की कमी पाई जाती है, एंटीबॉडी की कमी पाई जाने के कारण जो है ये आपका सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो वो आपका O ग्रुप है, और O ग्रुप में भी कौन, तो O निगेटिव को जो है वो सर्वाधिक सार्वभौमिक डोनर बोला जाता है। ठीक है, और रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो वो आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। कब किया था, तो 1900 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी। तो इस तरीके से जो है वो आपका 10 दिसंबर 2018 का जो पेपर हुआ था वो आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। अर्थात तो अभी तक आप देखो तो बिहार एसएससी से रिलेटेड 5 सेट को यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया गया। आप चाहे तो उन सभी को देख सकते हैं, सभी जो है प्लेलिस्ट में जो है इंक्लूड कर दिया गया है, और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा अगर आप बिहार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।